अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट है क्या ये? देखिए भैया, जब मैं बात करता हूं, चाहे मैं शीट की बात करूं, आपने वो करंट कैरिंग कॉइल देखा जिसमें बी ना टॉर्क आया था, टॉर्क की वैल्यू बी ना आई थी। तो करंट कैरिंग कॉइल में मैंने एक आयरन कोर का भी इस्तेमाल किया था बीच में, आयरन कोर। ठीक है, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड थी नॉर्थ, और ये क्या था भैया, साउथ था। ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी। अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही मैंने इस कॉइल के अंदर, कॉइल के से जो दो टर्मिनल निकल रखे हैं उसको बैटरी से जोड़ा, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, कॉइल भी। और जैसी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन हुआ था, तो इस कॉइल के ऊपर क्या लगा था, टॉर्क लगा था। क्या लगा था? टॉर्क लगा था। ठीक है, अब टॉर्क की वजह से कॉइल क्या होगी, टर्न कर जाएगी। क्या करेगी? ऐसा टर्न करेगी। जब कॉइल टर्न करेगी तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इस अंदर का ये कोर लगा है ना, इसका जो फ्लक्स है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। जब फ्लक्स और इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो इसको चेंज को अपोज करने के लिए क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। क्या आएगा? क्योंकि ये सॉलिड बार है तो इसलिए इसके अंदर क्या आता है, एडी करंट आता है। क्या आता है भैया? एडी करंट। अपने को पता भी है बार है, बार किसका है, आयरन का है। आयरन का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, करंट भी आ गया, रेजिस्टेंस भी है इसके पास, तो इसके अंदर होता है भैया हीटिंग इफेक्ट। क्या आता है भैया? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आपको याद है, आई स्क्वायर आर टी। करंट भी है, रेजिस्टेंस भी, क्या गया, हीटिंग इफेक्ट है। अब हीटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है, कई बार ये समस्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि भैया हीट इतनी ज्यादा आती है कि जो इसके ऊपर ये जो टर्न, जो ये कॉइल बनी हुई है, कॉइल किससे बनी हुई है, टर्न से मिलकर बनी हुई है। टर्न जो होती है, टर्न जिस वायर की बनी होती है, वो वायर थोड़ा इंसुलेटेड होता है। मतलब आपको लगेगा कि ये हो सकता है कि वायर इंसुलेटेड ना हो, लेकिन वो वायर एक्चुअल में इंसुलेटेड होता है एक दूसरी टर्न से। जब इतना हाई टेम्परेचर जाता है तो टर्न के ऊपर जो इनामिल चढ़ा होता है, जो परत चढ़ी होती है पतली सी, जिसकी वजह से वायर एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है, वो क्या होता है, उस हीट की वजह से पिघल जाता है। क्या होता है? पिघल जाएगा तो वायर आपस में क्या होंगी, जुड़ी जाएंगी, और जुड़ी जाएंगी तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है भैया? और शॉर्ट सर्किट वाली समस्या से कॉइल क्या होती है भैया, फूक जाती है। क्या होती है? ठीक है भैया, तो यही क्या, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट है। ये गैल्वेटर के अंदर भी ये समस्या आती है, और पंखे की मोटर के अंदर भी ये समस्या आती है। पंखे की मोटर जब आप देखोगे तो पंखे की मोटर में भी क्या होता है, आयरन लगा होता है, जिसके ऊपर वाइंडिंग होती है ना, कॉपर की वाइंडिंग होती है, वो जिसके ऊपर वाइंडिंग हुई है वो आयरन का होता है। अब जब पंखा चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भैया, ऑल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पर, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, जिस जिस कोर के ऊपर वाइंडिंग हुई है, आयरन कोर के ऊपर, उसका फ्लक्स चेंज करेगी। फ्लक्स चेंज करेगी तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस एडी करंट आएगा। एडी करंट क्या लाएगा, उसको अंदर हीटिंग इफेक्ट लाएगा। और हीटिंग इफेक्ट क्या करेगी, उस वायर के ऊपर की वाइंडिंग जो हुई रखी है उसके इनामिल को क्या करेगी, पिघला देगी, और वायर का कनेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पंखा क्या होता है, फूक जाता है। ठीक है, आपने देखो ना, चलता पंखा अपने आप फूक गया, भाई हम तो कुछ करते ही नहीं है, फिर क्यों फूक गया, एडी करंट है साला। ठीक है, एडी करंट की वजह से फूक गया, समझ गया। तो इसीलिए भैया अब एडी करंट को कम भी करना है, क्योंकि पंखा तो फूकने से बचाना है। अगर पंखा फूकने से बचाना है तो एडी करंट को कम करना है। अब कम कैसे किया जाए, तो भैया दैट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट। ठीक है, ये पूरा देख लेना, खैर आउट ऑफ सिलेबस है तो कई नोट्स बनाओगे इसके, ठीक है, समझ लो बस। चलो भेज देता यार, कई बच्चे होते हैं जिनके अंदर चूल होती है। ठीक है, चलो अब देखिए, वही पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, हीट, अननेसेसरी हीटिंग इफेक्ट और वेस्टेज ऑफ पावर। अच्छा, पावर वेस्टेज कोई जानता है? अगर हीट निकल रही है तो वो पावर वेस्टेज ही तो है। कौन सी हमारे काम में आ रही हो, हीट काम में आ रही है क्या, तापती है क्या उसे हाथ रख के, नहीं होता ना, पावर वेस्टेज। अब देखिए भैया, मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट। एडी करंट को हमें कम करना, भैया समस्या है तो कम करनी पड़ेगी। अब इस समस्या का निदान करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, एक सिंगल पीस की बजाय अगर एक सिंगल पीस होगा तो लूप छोटी छोटी बनेंगी। छोटी छोटी लूप बनने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा, करंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, एडी करंट बहुत ज्यादा आएगा, हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा आएगा। इस समस्या का निदान करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, इस सिंगल पीस को बहुत सारे पीस में काट देते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे पीस में काट देंगे ऐसा, ठीक है, और उनके बाद इनको चिपकाएंगे गोंद से। क्या करेंगे, गोंद से चिपकाने पर पीस एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेटेड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एक सिंगल पीस का रेजिस्टेंस कम होता है, एक बहुत सारे पीसेस का रेजिस्टेंस मिलकर के क्या होता है, काफी ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, करंट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है।
करंट की वैल्यू कम हुई, एडी करंट कम हो गया, हीटिंग की समस्या क्या होगी, कम हो गई। अब फूकने की समस्या क्या होगी, अब नए वाले जो पंखे आते हैं ना उनके अंदर एडी करंट ना के बराबर होता है, क्योंकि इसके अंदर ये फंडा हो सकता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फूकने की समस्या भी नए पंखों के साथ क्या होती है, बहुत रेयर होती है, ठीक है। हाँ अगर जाओ 600 रुपये वाला पंखा उठा के लाओ तो उसमें होगी समस्या। आपको आते हैं ना 600-500 के भी पंखे आते हैं जो होते हैं, ये जो लगे ये तो 1000 के मेरे ख्याल से, ज्यादा महंगे नहीं है, ठीक है। जो घर पे पंखे लगे हैं वो है 2,500 रुपए के, 5,000 रुपए के पंखे लगे हैं, तो उनमें ये समस्या नहीं आती। घर में तो सब अच्छे लगाते हैं ना, ठीक है, तो उनमें समस्या नहीं आती, समझ गया। यही है भैया, क्या कह रहा है भैया, इसे भी अगर कॉपी कर लेना, पूरा जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है। सिंगल पीस की यहाँ पे हम क्या करते हैं भैया, बहुत सारे पीस वाले को लेते हैं भैया, वहां पर एडी करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और भैया हीट लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है, समझ गया। फिर इसकी कुछ एप्लीकेशन है, मैं ज्यादा एप्लीकेशन पे बात नहीं करूंगा, कुछ ही एप्लीकेशन पे बात करूंगा, ठीक है। उनमें से पहली एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का काम क्या होता है, देखिए देखिए, मान लीजिए कबाड़ी वाले के पास बहुत छोटे छोटे आयरन की बहुत सारी चीजें होती है, कोई आयरन का कुछ होता है, कोई आयरन का कुछ होता है, कोई कॉपर का कुछ होता है, कोई कुछ होता है ना। अब भैया सारी चीजों को, अब छोटी छोटी चीजों को मेरे को कुछ चीज बनानी है, बड़ी चीज बनानी है, तो उन छोटी छोटी चीजों से क्या बनाया जाए, तो भैया इसके लिए हमें मेटल को क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं भैया, एक भट्टी में डाल देते हैं, भट्टी वाली नहीं है, आग वाली भट्टी नहीं है यहाँ पर, आग वाली भट्टी, हम क्या करते हैं भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उस भट्टी के क्रॉस, आग नहीं लगाते, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल भी होती है। वेरिएबल देखिए, वेरिएबल देखिए, जब मैं एसी करंट की बात करता हूँ तो एसी करंट क्या होता है, वेरिएबल नेचर का होता है, कैसा होता है, वेरिएबल नेचर का जो करंट होता है उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। और अगर मैं करंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो इसका मतलब करंट के अंदर वेरिएशन क्या होगी, बहुत तेज होगी, बहुत तेज होगी, और तेज वेरिएशन से होने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत तेज होगी, फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा, चेंज होगा। अब जब बहुत तेज, बहुत स्ट्रॉन्ग हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट अप्लाई किया जाता है तो उससे हाई फ्रीक्वेंसी वाली क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत तेजी से फ्लक्स को चेंज करेगी। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं सबके अंदर क्या आएगा, एडी करंट, एडी करंट आएगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, वो सारे टुकड़े क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, और टुकड़े पिघल करके एक बन जाता है। अगर मान लीजिए कई सारी मेटल है, मिक्स है, तो हर मेटल की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो पिघलने के बाद कॉपर की लेयर अलग मिलेगी, आयरन की लेयर अलग मिलेगी, या दूसरा जो मेटल होगा उसकी लेयर अलग अलग मिलेगी। आप ऐसे कर सकते हो। इसका एक और यूज है ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने से। ओर से, और जानते हो क्या होता है, जिस मिनरल में जिस मेटल का अकरेंस सबसे ज्यादा होता है उसे उसका ओर कहते हैं, ठीक है। तो ओर के चारों ओर क्या होता है भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या काफी ज्यादा होती है, फ्लक्स क्या होगा, लगातार चेंज होगा, क्या आएगा, एडी करंट। एडी करंट क्या करेगा भैया, सबको पिघला देगा, मट्टी अलग और पिघली हुई धातु अलग, समझ गए भैया। तो ये है इसकी एप्लीकेशन, इंडक्शन फर्नेस कहते हैं इसको, ठीक है भैया, जो बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरी एनसीईआरटी छाप रखी है उन्होंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझ गया। अगला आ रहा भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अभी मैंने आपको बताया था भैया, अगर आप एक शीट को ऐसा धागे से बांध दो और छोड़ दो तो ऑसिलेट करती रहेगी, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है भैया, उसकी ऑसिलेशन की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होता है, चेंज को अपोज करने के लिए एडी करंट आता है, एडी करंट उसको क्या करता है, ऑसिलेशन को रोक देता है, इसे डैम्पिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ही है, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। अब यही कंसेप्ट का यूज किया जाता है भैया मीटर वगैरह, वो गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल लगी होती है, कॉइल के बीच में क्या होता है भैया, एक आयरन कोर भी होता है, क्या होता है, और यहाँ पर लगी होती है एक स्प्रिंग, क्या लगी होती है, ऐसा याद है ना, स्प्रिंग बताया था मैंने आपको। क्या करता है, टॉर्क इसको घुमाता है, टॉर्क क्या करता है इसको, और जब घूमेगा, टॉर्क घूमेगा तो स्प्रिंग क्या करती है, इसको दोबारा से घुमा देती है, वापस अपनी पोजीशन पर जीरो पे ला देती है। अब यही युद्ध चलता रहता है इनके बीच में। क्या करता है भैया, कॉइल एक बार इसको, सॉरी टॉर्क इसको एक बार घुमाता राइट में क्लॉकवाइज, स्प्रिंग मारती है एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा 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 होता रहेगा। अब ऐसा ऐसा होता रहेगा तो भैया क्या होगा, रीडिंग आ ही नहीं पाएगी। आपने देखो कई मीटर में समस्या होती है, ऐसी सुई ऐसी ऐसे कांपती रहती है करके, देखिए कांपती सुई देखिए। तो भैया कांपना यही होता है, क्योंकि वहां पर अब क्या करते हैं, इस समस्या का निदान करने के लिए बीच में क्या लगा देते हैं, आयरन कोर, क्या लगा देते हैं। अब जब आयरन कोर लगा दिया तो भैया आयरन कोर भी इसके साथ ऑसिलेट करेगा, जब कॉइल ऑसिलेट करेगी तो आयरन कोर भी ऑसिलेट करेगा, आयरन कोर ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट करेगा तो भैया क्या होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि वो ब्लॉक है, आयरन कोर क्या है भैया, ब्लॉक है, तो इसके अंदर आएगा एडी करंट। एडी करंट क्या करता है भैया, उस बार बार जो वेरिएशन हो रही है जिसकी वजह से वो आ रहा है उसी को पेल देता है, रोक देता है। अब कॉइल क्या होती है, स्टेशनरी, एक जगह पे रुकी मिलती है आपको, एक फिक्स रीडिंग मिलती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, क्या कहते हैं इसे।
देखो ईएमएफ कितना दोगला आदमी है, जो पैदा करता है उसी को पेल देता है। समझ गए? समझी ना? वही लिखा हुआ है, समझ गया? अब मैं इसको तो नहीं लिखा रहा, इसके नोट्स खामा खा बेकार होंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग कंसेप्ट समझिए। इलेक्ट्रो, इसे यहां तक कॉपी करना है आपको, अगर करना है तो ये करना। बस ठीक है भैया, यहां तक कॉपी करना आपको अगर करना है तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक क्या होती है? देखिए भैया, आपने साइकिल में जो ब्रेक देखी है या मोटरसाइकिल में देखी है, कार में देखी है ब्रेक, वो इलेक्ट्रिक ब्रेक नहीं होती। और वो नॉर्मली क्या होता है, इन जो ज्यादा हाई स्पीड में नहीं चलती, 150-200 किलोमीटर वाली चीजों में ऐसे लगा देते हैं। लेकिन जो बहुत हाई स्पीड में चलती है, 700-800 किलोमीटर पर घंटा, उनको रोकने के लिए ये फिजिकल ब्रेक की जरूरत नहीं होती है। ये फिजिकल ब्रेक लगी तो क्या होगा, सारा मामला खराब हो जाएगा। अब इसको करने के लिए भी टायर जो होता है, ऐसा ट्रेन का टायर मान लीजिए ये है, उसके यहाँ पर क्या लगाते हैं, ड्रम लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ड्रम, ऐसा करके ऐसा ड्रम लगा देते हैं। ठीक है, अब पहिया घूमता है और यहाँ पे ड्रम के चारों ओर क्या होते हैं भैया, इस ड्रम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है। तो जब ड्रम आएगा तो इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा, जब ड्रम जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फिर दूसरा ड्रम आएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, ड्रम जाएगा वाला तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। बार बार क्या हो रही है, वेरिएशन हो रही है। वेरिएशन को ये ड्रम क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो भैया क्या होगा, ये ड्रम क्या करेगा, पहिए के चलने को क्या करेगा, रोक देगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। क्या कहते हैं इसको? ठीक है भैया, तो इसको क्या, कहां से कहां पे कॉपी करना है? ये देखो, a strong magnetic field applied to rotating drum attached to the wheel, eddy current set up in the drum, exert a torque and drum so that the stop the train। इसकी वजह से ट्रेन क्या होती है भैया, रुक जाती है। अब आते हैं भैया अपना जो मेन टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन। इतना ही कर लीजिए, बहुत है इसके लिए। ठीक है, सिंपल कर लिया, एडी करंट, हाँ सेल्फ इंडक्शन। अब भैया सेल्फ इंडक्शन में कुछ नई चीज नहीं है, सब जो पढ़ रखा है वही चीज है। अब क्या होता है भैया, सेल्फ इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आता है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपने सेल्फ नहीं करा तो आपको म्यूचुअल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है भैया, होता क्या भैया, एक कॉइल है, इधर देख ले, साढ़े थूथड़ी फोड़ दूं देखिए मैं अभी। ये है कॉइल, ये है सोलिनोइड। क्या है ये? सोलिनोइड। और हमने कौन सा करंट अप्लाई कर रखा है? एसी करंट। ऑल्टरनेटिंग करने के बार बढ़ता है, दूसरे बार घटता है, उसी साइकिल में। फिर नेगेटिव साइकिल आती है, नेगेटिव साइकिल की बात नहीं करूंगा। ठीक है, चलो अब देखिए भैया, करंट बढ़ रहा है, पहले क्या होगा, बढ़ेगा। अब करंट बढ़ेगा तो भैया जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा है वो भी तो बढ़ेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर किसी की तरक्की हो रही है और कोई जल रहा है तो क्या होगा, वो उसका गेज में खड़ा हो जाएगा, उंगली करेगा, उसको गिराने की कोशिश करेगा, उसको पीछे धकेलेगा। तो यहाँ पर वही दोगला काम कर रहा है, कौन, ईएमएफ। एक ईएमएफ जनरेट होता है इसके अंदर। क्या होता है, देखिए भैया, करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स का चेंज कॉइल को पसंद कभी नहीं आता, इसलिए इंक्रीज को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ आता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, करंट से अपोजिट होती है। क्या होती है? ये ईएमएफ क्या कर रहा है, अपोजेस द इंक्रीज इन फ्लक्स। इसलिए क्या होता है, अगेंस्ट में आता है। किस में आता है, अगेंस्ट। समझ गए भैया, समझी? अब देखो, अब कई ऐसे भी बंदे होते हैं जो बड़े दयालु होते हैं मेरे जैसे। अभी अपने को पता है करंट डिक्रीज होना है, करंट क्या होना है उसी साइकिल में, डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। अब कॉइल को ये भी पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए इसके अंदर फिर क्या आएगा, एक ईएमएफ आएगा जो इस डिक्रीज को फेवर करेगा। गिर रहा है बेचारा, लॉस लग रहा है उसको, मुझे तो कोई फेवर नहीं करता, विकास भैया के अलावा। मेरे को लॉस लग रहा है तो वही आगे सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है तो मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, तो भैया यहाँ पर फेवर करने वाला आएगा तुरंत, और फेवर करने वाला क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ईएमएफ आ जाएगा। समझ गया? अब ये फेवर कर रहा है ना उसको, फेवर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, फेवर करेगा, फेवर दी अप्लाइड करंट, अप्लाइड करंट। ठीक है, यहाँ पर ईएमएफ क्या आएगा। अब कॉइल खुद ही से तो सब कुछ कर रही है, कॉइल खुद से तो कर रही है, खुद का करंट इंक्रीज हुआ, खुद का फ्लक्स चेंज हुआ।
खुद से इंड्यूस ईएमएफ ला दिया। कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? जब कॉइल के अंदर पास हो रहा करंट वेरिएबल नेचर का होता है तो उससे फ्लक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है उसका, और फ्लक्स वेरिएबल होगा तो उस फ्लक्स को चेंज को अपोज करने के लिए खुद से क्या ला देगी, इंड्यूस ईएमएफ। कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया, सेल्फ इंडक्शन। और जो ईएमएफ होता है उसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं इसे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए सेल्फ इंडक्शन। क्या लिखा हुआ, व्हेन अ करंट फ्लो इन अ कॉइल इट गिव राइज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल as a strength of current changes the link of magnetic flux change and the opposing EMF induced in the coil. This EMF is called self induced EMF और बैक EMF भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, बैक EMF भी कहते हैं। एंड द फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अच्छा एक चीज देखिए भैया, यहां पर चेंज को अपोज करता है कौन, EMF। क्या करता है, कहीं पे आपने और एक चीज पढ़ी होगी जो चेंज को अपोज करती है, दिमाग में जोड़ डालो। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जब बॉडी मोशन में आने का प्रयास करेगी तो इनर्शिया उसको मोशन में नहीं आने देता, जब रुकने का प्रयास करेगी तो इनर्शिया उसको रुकने नहीं देता, जब डायरेक्शन चेंज करने का प्रयास करेगी तो इनर्शिया उसके डायरेक्शन को चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। इनर्शिया करता था पहले काम मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में ये कर रहा है कौन, इंड्यूस ईएमएफ। इसीलिए यहां पर जो बैक ईएमएफ है उसका एक और नाम होता है, उसे कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक इनर्शिया। क्या कहते हैं, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, बढ़ेगा तब भी अपोज करेगा, घटेगा तब भी अपोज करेगा। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं सम टाइम बैक ईएमएफ इज आल्सो नोन एज सम टाइम बैक ईएमएफ is also known as electric inertia। इसे क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक इनर्शिया भी कहते हैं। इसे ध्यान रखना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक इनर्शिया, तो बैक ईएमएफ क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक इनर्शिया। समझ गए भैया, ये नहीं लिखना आपको नीचे वाला, ठीक है, बस यही लिखना, ठीक है। और ये डायग्राम बनाने, चित्र बनाने, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो हमने देखा भैया बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, बोला हाँ। करंट घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, यानी करंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, कॉइल का फ्लक्स। फ्लक्स प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, हेनरी। लिख दो आरो, ठीक है। एल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, छी स्केलर क्वांटिटी। और क्या होती है भैया, एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी। एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट हेनरी। एच से लिखते हैं, कैपिटल एच से, कैपिटल एच से, ठीक है भैया। और डायमेंशन क्या होता है इसका, एम एल स्क्वायर डी की पावर -2 ए की पावर -2, ए की पावर -2 से ध्यान रखना, ठीक है भैया। ये हो गया, समझ गए, आगे बढ़े मिटो दूसरे, सेल्फ इंडक्शन समझ में आ गया। अब देखिए, हाँ हर कॉइल के लिए फिक्स रहता है, ठीक है। फिक्स्ड फॉर गिवन कॉइल, गिवन कॉइल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। समझ गया, इस एसआई यूनिट हेनरी होती है, ध्यान रखना, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी तो चाहिए अपने को उसकी ईएमएफ की, जो ईएमएफ आया जो इसके चेंज को अपोज कर रहा है उसकी वैल्यू तो चाहिए ईएमएफ की। तो ईएमएफ क्या होता है, वी नो फ्लक्स क्या होगा, एल आई एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर आपको फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, एल आई होगी। आई क्या, उस इंस्टेंट का करंट, और फाई क्या, उस इंस्टेंट का करंट। जब मैं इंस्टेंट की बात करता हूं तो इसका मतलब ये फ्लक्स क्या हो रहा है भैया, वेरी कर रहा है हर टाइम पर, क्योंकि हर टाइम पर करंट वेरी करेगा तो फ्लक्स वेरी करेगा।
फ्लक्स वेरी करेगा तो क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी, देन ईएमएफ क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, E इक्वल्स टू में माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। एल क्या कांस्टेंट है, मैंने बोला एल क्या फिक्स होता है, तो इसलिए एल को क्या करो, बाहर कर दो, तो क्या डी आई अपॉन में डी टी। अगर करंट को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो भैया क्या होगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया, ठीक है भैया, इंड्यूस ईएमएफ है। करंट कितना होगा, तो करंट क्या होता है भैया, तो करंट होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ईएमएफ अपॉन में आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, जो कॉइल हमने यूज किया ना उसका रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो ईएमएफ क्या होगा, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी अपॉन में क्या हो गया आर, ये क्या होगा करंट आर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। अब कई बार कहता है भैया डिफाइन, डिफाइन एल, एल को डिफाइन कीजिए, एल को डिफाइन कीजिए, डिफाइन एल, डिफाइन एल, एल को डिफाइन करना है। तो भैया अपने को पता है ई क्या होता है, ई क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। एल क्या होगा, अपॉन में डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया एक काम करो, इस माइनस को हटा दो, क्योंकि आपको पता है माइनस को हम केवल बैक ईएमएफ के लगाते हैं, समझ गया, इसे हटा दिया। अब एल को डिफाइन करना है, तो मैंने कह दिया इफ ई इक्वल्स टू में क्या है 1 वोल्ट, और डी आई अपॉन डी टी क्या है 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर, देन एल क्या होगा 1 हेनरी के बराबर होगा। क्या होगा, जब भी किसी चीज को डिफाइन करना तो इसका मतलब आपको इसको एक प्रूफ करना है, क्या करना है, तो यहाँ पर एक कैसे होगा, मैंने कहा भैया अगर इंड्यूस करंट ईएमएफ कितना है 1 वोल्ट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है 1 एम्पियर पर सेकंड, तो वैल्यू जो कॉइल है उसका जो सेल्फ इंडक्शन होगा क्या होगा, वो 1 हेनरी के बराबर होगा, ये भैया। तो 1 हेनरी क्या भैया, 1 हेनरी उस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन है जिसके अंदर 1 वोल्ट का करंट आ रहा है, और उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या है भैया 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो उसके अंदर जो जो सेल्फ इंडक्शन होगा उसका क्या होगा 1 हेनरी के बराबर होगा। समझ में ये बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे कि डिफाइन दिस, डिफाइन दिस, तो डिफाइन का मतलब यही होता है कि उसको एक प्रूफ करना है अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो भैया, सेव, डिलीट, ठीक है, अभी कॉपी करना, ठीक है, क्योंकि अभी कॉपी करना, फिर उसके लिए अगली मीटिंग चालू करूंगा। डायमेंशन क्या लिखा था, सही लिखा था ना, एम एल स्क्वायर डी की पावर माइनस 2 की पावर, ये लिखा था, ये कुछ नहीं है। और ये ध्यान रखना, जिस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन जितना ज्यादा होगा वो अपने अंदर हो रहे फ्लक्स के चेंज को उतना ही ज्यादा क्या करेगी, अपोज करेगी, समझ गया। सेल्फ इंडक्शन उसी का ज्यादा होता है ना जो खुद से ज्यादा इंड्यूस करेगी, ज्यादा इंड्यूस वही करेगा जो ज्यादा अपोज करेगा, ये भी लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। नोट, नोट क्या है, जिस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन ज्यादा होगा वो फ्लक्स के चेंज को ज्यादा अपोज करेगी, समझ गए भैया, समझ गए, जितना ज्यादा सेल्फ इंडक्शन उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ, एल ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा, अपोजिशन ज्यादा, साले ज्यादा, समझ गए भैया, ये चीज ध्यान में रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो उसके बाद आ रहा है भैया, अच्छा टॉपिक है 3 नंबर का है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्शन। देखिए भैया, एक सॉलिनॉइड है, हमने करंट अप्लाई कर रखा है,
अच्छा, इसकी लेंथ क्या है? एल है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? एन है। और स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट। याद है ना आपको? ये याद है ना? और स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल एन अपॉन में एन। याद है? अच्छा, ए क्या है? इसका कॉइल का एरिया है। ए क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ, आपको पता मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। आपको पता एरिया क्या है? एरिया ऐसा होता है ना। हाँ, तो एरिया नॉर्मल भी क्या होगा? इधर हुआ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में, और नॉर्मल भी क्या? एरिया नॉर्मल इसी डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन और नॉर्मल दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप निकालते हैं इसका सेल्फ इंडक्शन। तो भैया वी नो क्या फाई को उसमें क्या होता है? एल आई। तो एल क्या होगा? फाई अपॉन में आई। फाई क्या है? टोटल फ्लक्स। क्या है? वो जो नीचे बना रखा है ना सॉलिनॉइड, उसके थ्रू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होगा? बना बनाएगा ना। डी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। ए क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। और cos थीटा जो होगा यहाँ पर आपको पता भी है 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, अपॉन में आएगी। तो एल क्या होगा? बी क्या है? किसकी? सॉलिनॉइड की। और सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। क्या होता है? एन ए। और ये 1 हो गया। आई, आई से आई क्या होगा? कट गया। एन की वैल्यू क्या है? कैपिटल एल अपॉन में एन। तो एल क्या होगा? म्यू नॉट एन अपॉन में एल इंटू में एन इंटू में ए। तो एल इक्वल्स में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। दैट इज द सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड। और देखिए भैया ध्यान रखना, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड जो है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली है। एन स्क्वायर के डायरेक्टली क्यों हुआ? क्लास खत्म हो गया? अभी तो है। एन स्क्वायर के डायरेक्टली क्यों हुआ? कोई बताया मुझे, दिमाग लगाओ। एन ज्यादा होगा तो फ्लक्स चेंज ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा। फ्लक्स ज्यादा होगा तो चेंज क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा चेंज को अपोज करने के लिए ज्यादा ईएमएफ आएगा, सेल्फ इंडक्शन ज्यादा हो जाएगा। मिलता है। अगला है ए, एरिया ज्यादा होगा। फिर एरिया ज्यादा, तो आपको पता है एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, चेंज ज्यादा, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा, सेल्फ इंडक्शन ज्यादा। लेंथ ज्यादा होने से क्या होता है? लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, और करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फील्ड कम तो फ्लक्स कम, फ्लक्स कम तो चेंज भी कम, चेंज कम तो अपोजिशन कम, इंड्यूस। देखो कितना बड़ा लिंक है। लिखवाऊंगे ये सब? लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये तो अपने को लिखना है। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो हमने देखा भैया, नोट है ये। हाँ, एल इक्वल्स में क्या था? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। एल इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है भैया? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर अगर ज्यादा तो भैया मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, फ्लक्स में चेंज क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तीर का मतलब ऊपर देखो ना, ज्यादा समझना। ठीक है, ज्यादा लिखो, ज्यादा समझ जाओगे, समझदार हो। ठीक है, ईएमएफ भी क्या होगा? ज्यादा। और ईएमएफ ज्यादा तो अपोजिशन सेल्फ इंडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा हो गया। मैंने बताया ना ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन डायरेक्टली होगा। अगला कह रहा है भैया ए ज्यादा, ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा। जे लिख देता हूँ, जे मतलब ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। चेंज इन फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा। इंड्यूस में भी क्या होगा? ज्यादा। सेल्फ इंडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, अब क्या है तीसरा? लेंथ ज्यादा बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। करंट क्या होगा? कम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कम, फ्लक्स कम, चेंज कम होगी, ईएमएफ कम, अपोजिशन कम। अपोजिशन कम होगी तो एल क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ गए भैया? ये लिंक थोड़ा बड़ा है, इसे ध्यान रखना। ठीक है भैया? ठीक है, अब क्या है? फिनोमिना एसोसिएटेड विद द सेल्फ इंडक्शन। ठीक है भैया, सेल्फ इंडक्शन अभी तो नहीं, पहले होता था ये सब चीजें। ठीक है, क्या करते थे पता? स्पार्कलिंग
ठीक है, ठीक है। एकाएक स्विच ऑफ करने से और एकाएक स्विच ऑन करने से, ये समस्या पहले आती थी, अब कम आती है, ठीक है, कि भैया बल्ब ही फ्यूज होता था। ऐसा क्यों? देखा, एकाएक जब स्विच ऑफ करोगे, अबे सुन तो ले साढ़े, चिंगारी कहां से आ जाएगी? सुन लो, होता क्या, ये एकाएक स्विच ऑफ करोगे और एकाएक स्विच ऑन करोगे, तो जो वायर के अक्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनका नंबर क्या होगा, बड़ी तेजी से चेंज होगा। अभी रुक जाओ, इसे एक काम करो, इसे नहीं बताता मैं, इसे टाइम खत्म हो गया। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद दूसरी मीटिंग हुई, टाटा बाय बाय।